जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 7 मई 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। देखो, तीसरी लहर के लिए तैयार रहें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि कोरोना का दूसरी लहर वर्तमान में चल रहा है और तीसरी लहर भी आने वाला है। कोई भी महामारी का नॉर्मली 3 लहर आता ही है, तो तीसरी लहर के लिए तैयार रहें। अब एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आप सोचो, प्रत्येक दिन आपको कोरोना के बारे में आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ न्यूज़। डेली आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आप कोरोना के बारे में एक नोट कर लो कि कोरोना के क्या क्या सामाजिक इम्पैक्ट हुआ, सोशल किस तरह से चेंज हुआ, समाज किस तरह से चेंज हुआ, कोरोना का क्या क्या आर्थिक इम्पैक्ट हुआ, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में क्या क्या चेंज हुआ। जैसे कि आज अजीम प्रेमचंद जी यूनिवर्सिटी का जो है एक रिपोर्ट दिया हुआ, उस रिपोर्ट के हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि कोरोना का क्या क्या आर्थिक इम्पैक्ट हुआ, कोरोना का क्या क्या जो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ, कोरोना का क्या क्या पर्यावरण पे इम्पैक्ट हुआ। गंगा नदी साफ हुई थी कोरोना के समय में। कोरोना के किस तरह से वैश्विक इम्पैक्ट हुआ, कोरोना के किस तरह से व्यापारिक इम्पैक्ट हुआ, कोरोना के किस तरह से वैश्विक कूटनीति पे इम्पैक्ट हुआ, किस तरह से भू राजनीतिक व्यवस्था कोरोना के कारण चेंज हुई है। तो ये सारे के सारे पर्सपेक्टिव को आप कवर कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपदा को किस तरह से अवसर में हमने बदला, कोरोना जैसी आपदा को किस तरह से अवसर में भारत बदल रहा है, ये पॉइंट भी आपके लिए क्लियर होना चाहिए। तो इससे अधिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक स्पेशल लेक्चर ले लूँगा मैं कोरोना पे, जहाँ पे मैं डिटेल से इन पॉइंटों को डिस्कस कर दूंगा। बाकी ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बौद्धिक संपदा अधिकार नियमों से मुक्त होगी वैक्सीन। देखो, बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है। आपने अपने इंटेलेक्ट के आधार पे, आपने अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पे वैक्सीन के खोजा कि वैक्सीन किस तरह का वैक्सीन होना चाहिए, तो आपको एक अधिकार बनता है उस वैक्सीन पे। इसी को कहा गया बौद्धिक संपदा अधिकार। जैसे सीरम इंस्टीट्यूट जो है, सीरम इंस्टीट्यूट आपको पता है इंडिया की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट है, इंडिया की ही नहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग जो है इंस्टीट्यूट है, जो आपको पुणे में है। ये कोविडशील्ड वैक्सीन बना रहा है, और कोविडशील्ड जो रिसर्च किया था वैक्सीन, वो किया था एस्ट्रोजेनिका कंपनी, ब्रिटेन की एक कंपनी है एस्ट्रोजेनिका। इन्होंने रिसर्च किया था और रिसर्च करके फार्मूला दिया है सीरम को, और सीरम मिलके बना रहा है कोविडशील्ड। तो इस पे बौद्धिक संपदा किसका है, इस पे बौद्धिक संपदा अधिकार है आपको एस्ट्रोजेनिका कंपनी का। अब देखो, मान लेते हैं कि मार्केट में 400 रुपये में ये वैक्सीन मिल रहा, तो 400 रुपये में 200 रुपये सीरम को चली जाएगी और 200 रुपये किसको जाएगा, एस्ट्रोजेनिका को जाएगा। अगर बौद्धिक संपदा अधिकार हम निरस्त कर देते हैं तो एस्ट्रोजेनिका को फिलहाल हमें पैसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा कि सीरम इंस्टीट्यूट जो है जितना कॉस्ट वैक्सीन का चाहिए उतना में ही लोगों को अवेलेबल करवा पाएगा, वैक्सीन लोगों को सस्ती मिलेगी। तो इसी को लेकर के भारत सरकार ने पहल किया था। देखो, भारत सरकार और दक्षिण अफ्रीका दोनों गए WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने कहा कि फिलहाल बौद्धिक संपदा अधिकार जो है इसको आप निरस्त कीजिए कोरोना वायरस के लिए। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि बौद्धिक संपदा अधिकार जो है वो WTO का एक समझौता, उस समझौते के तहत आता है। WTO का एक समझौता है जिसको बोलते हैं ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये जो ट्रिप्स समझौता है ये WTO का समझौता है। इसी के तहत हम किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी सेवा के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार को प्रदान किया जाता है। तो ये दोनों गए WTO बोले कि आप जो है फिलहाल कोरोना वैक्सीन के लिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कंपनी को आप दे रहे हैं, कोविडशील्ड को आपने दिया, कोवैक्सीन को आपने दिया, अन्य कंपनी को दिया, स्पुतनिक को आपने दिया है, उसको फिलहाल आप निरस्त कीजिए। अब देखो, USA ने भी इसका साथ दिया और अब यूरोप से भी बात चल रही। अब आपको समझना होगा कि USA इसका साथ क्यों दिया। मान लेते हैं कि USA अपनी पूरी आबादी को कोरोना वैक्सीन लगा देती है, USA सक्षम है, लगा सकती है। चाइना अपनी पूरी आबादी को कोरोना वैक्सीन लगा सकती है। इंडिया अपनी पूरी आबादी को कोरोना वैक्सीन मान लेते हैं लगा सकती है। लेकिन साउथ अफ्रीका के देश, दक्षिण अफ्रीका के देश या अफ्रीका महाद्वीप के देश
दक्षिण अमेरिका के छोटे छोटे देश अपने यहाँ वैक्सीन नहीं लगवा पाती हैं। मान लेते हैं अफ्रीका के देश अपने यहाँ वैक्सीन नहीं लगवा पाती हैं। तो ऐसे कंडीशन में ग्लोबलाइजेशन के दौर में आप अफ्रीका के लोगों को नहीं रोक सकते कि वो अमेरिका नहीं आए, वो यूएसए नहीं आए, वो चाइना नहीं आए। आप इन्हें नहीं रोक सकते हैं। अगर एक भी व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति कल के डेट में यूएसए पहुंच गया तो वहाँ पे फिर वायरस को वो फैला देगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन लगने के बाद आपके शरीर में वायरस का असर ना हो। वैक्सीन लगने के बाद भी वायरस का असर हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि अफ्रीका को भी वैक्सीनाइज करें। यूएसए के भी हित में है, चाइना के भी हित में है, इंडिया के भी हित में है, यूरोपीय यूनियन के भी हित में है कि हम अफ्रीका के देशों को, दक्षिण अमेरिका के देशों को भी हम वैक्सीनाइज करें। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए ज़रूरी है कि हम बौद्धिक संपदा अधिकार को निरस्त कर दें। उसका सिंपल मतलब ये है कि जो कोरोना वैक्सीन का जो फार्मूला होता है, जो मान लो एस्ट्राजेनेका ने रिसर्च किया, उसका जो फार्मूला होता है, उस फार्मूला को हम अफ्रीका के देशों में भी दे दें। तो अफ्रीका के देशों में भी छोटी छोटी कंपनी क्या है जो बनाती है वैक्सीन, उस फार्मूला के आधार पर वहाँ पे वैक्सीन बनाना शुरू कर देगी और वहाँ अपने लोगों को वैक्सीन देना शुरू कर देगी। तो इस तरह से हम अफ्रीका में भी कोरोना पे जीत पा सकते हैं। नहीं तो अफ्रीका में भी अगर कोरोना बच जाएगा तो भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए खतरनाक कंडीशन होगा। दूसरा क्या होगा इससे कि बड़े पैमाने पे उत्पादन होगा। निश्चित तौर पे जब हम फार्मूला दे देंगे और वो भी बिना किसी शर्त के साथ किसी कंपनी को दे देंगे तो इससे बड़े पैमाने पे उत्पादन होगा। गरीब अफ्रीकी देशों को, गरीब दक्षिण अमेरिकी देशों को, गरीब छोटे छोटे जो टापू वाले देश हैं उनको फ़ायदा होगा, उनको वैक्सीन लग पाएगा। अगर कोरोना कहीं भी बच जाता है तो पूरे विश्व के लिए खतरनाक है। विश्व के किसी भी कोने में अगर कोरोना बच जाता है तो पूरे विश्व के लिए खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम उन्हें नहीं रोक सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वैक्सीन सस्ती हो जाएगी। जैसे मान लो 400 रुपये की वैक्सीन भारत में अगर मान लेते हैं मिलती है कोविडशील्ड की, तो 400 रुपये में 200 रुपये ले लेता है सीरम इंस्टीट्यूट, क्योंकि सीरम इसको बनाता है। और 200 रुपये ले लेता है आपको एस्ट्राजेनेका, क्योंकि एस्ट्राजेनेका ने ये फार्मूला सीरम को दिया था। तो अब हमें अगर आईपीआर मुक्त हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मुक्त हो जाएगा, तो वैसे कंडीशन में हमें एस्ट्राजेनेका को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीरम जो मिनिमम लागत है उसमें बना करके भारत सरकार को वैक्सीन दे सकती है। तो सिर्फ 200 रुपये वैक्सीन में मार्केट में ये चीज़ मिल पाएगा, राइट। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को निरस्त किया जाए। तो इसको लेकर के एडिटोरियल था कुछ दिन पहले, हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि क्यों ज़रूरी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को फिलहाल, ट्रिप्स समझौता को फिलहाल कोरोना वायरस के समय में कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए समाप्त कर देने की। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक अच्छा न्यूज़ है कि 15 मई के बाद महामारी से राहत की उम्मीद, यानी 15 मई तक जो है कोरोना का पीक आ जाएगा और पीक के बाद धीरे धीरे वो नीचे आ जाएगी। एडिटोरियल सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आजकल नहीं दे रहा है, एक बार पढ़ सकते हैं खुद से। सवालों के शोर में गुम ना हो जाए समाधान, एक बार खुद से पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता तो मैं डिस्कस कर देता। और देखो ये जो एडिटोरियल दिया हुआ है ये उसी को लेकर के दिया हुआ, बौद्धिक अधिकार की बाधा। तो उसी पार्ट को जो हमने फर्स्ट पेज पे डिस्कस किया उसी को लेकर के यहाँ पे दिया हुआ है। वही कुछ पॉइंट यहाँ पे भी डिस्कस किया जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था। इसको यहाँ पे एक बार पढ़ सकते हैं आप लोग। देखो पेपर पढ़ना ज़रूरी है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे प्रत्येक दिन मैं पेपर डाल देता हूँ और एटलीस्ट जिस टॉपिक पे मैं बोलता हूँ कि इसको पढ़ना चाहिए आपको, या जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, वो दोनों को एक बार ज़रूर पढ़ लें आप। पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखो ये न्यूज़ के बैकग्राउंड में जाके आपको समझने की ज़रूरत है। 3 करोड़ टन से अधिक हो चुकी है गेहूं की सरकारी खरीद। तो जैसा कि हमने पता है कि सरकार ने 3 संशोधन किया था, कृषि बिल में 3 संशोधन किया था। पहला संशोधन जो सरकार किया था वो एपीएमसी एक्ट में संशोधन किया था, जिसे हम मंडी एक्ट में संशोधन बोलते हैं। दूसरा सरकार ने किया था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में संशोधन किया था। और तीसरा सरकार ने जो संशोधन किया वो किया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, सीएफ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के संशोधन किया था।
अब देखो किसानों ने जो है एपीएमसी एक्ट में जो संशोधन किया, मंडी एक्ट में जो संशोधन किया था, तो किसानों ने कई किसान इस पे आपत्ति दर्ज किए थे। भारत की इंटेलेक्चुअल सोसाइटी ने आपत्ति दर्ज किया था कि हो सकता है एपीएमसी एक्ट में जो सरकार संशोधन कर रही है उसका मकसद ये होगा कि सरकार मंडी समाप्त करना चाहती है और सरकार एमएसपी समाप्त करना चाहती है। तो यहाँ पे इस न्यूज़ के बैकग्राउंड से आप समझ सकते हो कि 3 करोड़ टन से अधिक हो चुकी है गेहूं की सरकारी खरीद। इसका मतलब यह है कि मंडी एक्ट भी सुरक्षित है और एमएसपी भी सुरक्षित है। तो सरकार ने पहले भी कहा था कि ना तो मंडी एक्ट समाप्त होने वाली है और ना ही हम एमएसपी को समाप्त करने वाले हैं। तो उसको इस रूप में आप देख सकते हैं। देखो 5G सेवा के ट्रायल में हिस्सेदारी नहीं मिलने से चीन बेचैन। थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे 5G सेवा के बारे में हम। देखो 5G क्या होता है? 5G होता है G4 जनरेशन, 5वीं जनरेशन की यह पद्धति है, टेक्नोलॉजी की पद्धति है, 5वीं जनरेशन की है। इस शब्द का उपयोग लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन की अगली पीढ़ी का वर्णन करने के लिए किया जाता है, यानी ये 4G के बाद अगली पीढ़ी हमारी है। अब देखो राष्ट्रीय संचार नीति 2018 सरकार लाई थी और इस नीति का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था और समाज में बदलना था। तो हमें डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था और समाज में बदलना है, डिजिटल भारत इंडिया को हमें साकार करना है। यह कार्य सर्वव्यापी लचीला किफ़ायती डिजिटल संचार अवसंरचना और सेवाओं की स्थापना कर नागरिकों के उद्यमों की सूचना और संचार की आवश्यकताओं को पूरा करना था। यानी डिजिटल सेक्टर में हम इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेंगे ताकि लोगों को मैक्सिमम इसका फ़ायदा हो सके, डिजिटल भारत इंडिया सफल हो सके। इसके लिए राष्ट्रीय संचार नीति 2018 सरकार लाई थी। अब देखो उपभोक्ता केंद्रित और एप्लीकेशन प्रेरित राष्ट्रीय संचार नीति 2018 हमें 5G, IoT, मशीन टू मशीन, M2M मतलब होता है मशीन टू मशीन, जैसे अग्रणी टेक्नोलॉजी लॉन्च करने के बाद नए विचारों के नवाचार की ओर ले जाएगी, हमें नए इनोवेशन की ओर ले जाएगी। अब देखो ये ज़रूरी क्यों है 5G? सबसे पहले आपको समझो कि पहली औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1.0, पहली औद्योगिक क्रांति, दूसरी औद्योगिक क्रांति 2.0, तीसरी औद्योगिक क्रांति 3.0, ये तीनों में भारत की भूमिका नहीं रही है। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। पहली औद्योगिक क्रांति, दूसरी औद्योगिक क्रांति और तीसरी औद्योगिक क्रांति में भारत की भूमिका नेग्लिजेंस रही है, बिल्कुल नहीं रही है। भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना सक्षम वर्तमान में है कि भारत इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 यानी चौथी औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। राइट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और इसको लेकर के 2019 में भारत में एक ऑफिस की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किया गया था। विश्व का चौथा कार्यालय बना था जो भारत के मुंबई में बना था। राइट, अब देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 में क्या है? एक तो बिटकॉइन है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स है, 3D प्रिंटिंग है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि 3D प्रिंटिंग के आधार पे भारत का पहला घर का निर्माण किया गया। लगभग 5-6 दिन के अंदर घर का निर्माण हो जाता है, फुल्ली फर्निश्ड घर हो जाते हैं, वो भी 3D टेक्नोलॉजी के आधार पे। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास में इसको स्थापित किया गया था। ऑगमेंटेड रियलिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है और इसके अलावा मशीन टू मशीन है, अन्य बहुत सारी चीज़ें, क्लाउड कंप्यूटिंग है। ये जो टॉपिक है 8 टॉपिक, प्रत्येक टॉपिक पे प्रत्येक वर्ष यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन रहता है। आप जाकर के क्वेश्चन देखना प्रीवियस ईयर का, हर एक टॉपिक पे जो मैं बताया हूँ प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन रहता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अब देखो हमें अगर इंटरनेट IR 4.0 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 यानी चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत को अगर सशक्त होना है, महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना है, तो ज़रूरी है कि हमें इंटरनेट अच्छी सुविधा होनी चाहिए इंटरनेट की, और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें 5G इंटरनेट ढंग से मिले। अब देखो क्या है 5G की विशेषता क्या है? इंटरनेट स्पीड, तो सबसे पहले इंटरनेट की स्पीड जो है 20 Gbps दर्ज किया गया है, जबकि 4G का स्पीड मैक्सिमम जो होता है 1 Gbps होता है, इसका 20 Gbps इसका दर्ज किया गया। उन्नत LTE टेक्नोलॉजी है, मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम है, 5G नेटवर्क मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम यानी 300 से लेकर 330 गीगाहर्ट्ज पर काम करेगी।
इस नेटवर्क के माध्यम से तीव्र गति से अधिक डाटा भेजने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि इसकी आवृत्ति अधिक होने के कारण आसपास के संकेतों को बहुत कम प्रभावित करेगा। यानी हमारी जो स्पीड होगी, डाटा पहुंचाने की स्पीड होगी, वो काफ़ी फास्ट होगी। अब देखो 5G के राह में बाधक क्या है। सबसे पहला बाधा है, सबसे बड़ा हिंड्रेंस है, सबसे बड़ा चुनौती है, वो है आधारभूत संरचना। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है 5G के लायक। वर्तमान में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी परिवर्तन करने की ज़रूरत है। दूसरी है कि 5G टेक्नोलॉजी की डेटा ट्रांसफ़र अधिक दूरी तक नहीं हो सकती है, इसलिए 5G टेक्नोलॉजी की बुनियादी ढांचों को सक्षम बनाने की ज़रूरत है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की हमें ज़रूरत है। उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ। 5G टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने के लिए लोगों को नया फ़ोन खरीदना होगा, क्योंकि आप खुद अपने फ़ोन खोल कर देखना, आपके फ़ोन में 5G फैसिलिटीज़ नहीं होगा। तो अगर 5G फैसिलिटीज़ आएगी तो लोगों को नया फ़ोन खरीदना होगा, नया लैपटॉप खरीदना होगा, जिसके बाद जो है वित्तीय बोझ बढ़ेगा। पूंजी अपर्याप्तता। दूरसंचार कंपनियों के पास 5G स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। एयरटेल के पास नहीं है, वोडाफोन के पास नहीं है, जियो को छोड़ दिया जाता है। अन्य कंपनियों की स्थिति काफ़ी खराब है भारत में। 5G की उपयोगिता। तो 5G जो है क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा, एज कंप्यूटिंग इत्यादि के माध्यम से चौथी औद्योगिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक बन सकता है। तो वही बात मैंने डिस्कस किया है कि चौथी औद्योगिक क्रांति में हमें महत्वपूर्ण भूमिका चाहिए, तो हमें 5G टेक्नोलॉजी को लाना होगा। अब देखो हुआ क्या है, इस न्यूज़ पे आते हैं। हुआ क्या है कि इस ट्रायल के लिए बुलाया गया कई कंपनियों को, और उस कंपनियों में जो है चीन के कंपनियों को इजाज़त नहीं दी गई कि आप हमें ट्रायल नहीं दे सकते। निश्चित तौर पे भारत चीन संबंध को लेकर के वर्तमान में जो कंडीशन है, उसके लिए भारत सरकार के द्वारा ये रणनीति अपनाई जानी चाहिए थी। और एक और आपको याद होगा, ब्रिटेन ने D10 की संकल्पना दी थी, डेमोक्रेसी 10, मतलब विश्व के 10 डेमोक्रेटिक कंट्री। ये संकल्पना, ये जो विचार दिया था ब्रिटेन ने, बोरिस जॉनसन ने दिया था, और उन्होंने कहा था कि विश्व की जो 10 डेमोक्रेटिक कंट्री है वो आपस में मिलकर एक दूसरे का हेल्प करते हुए एक दूसरे के देशों में 5G टेक्नोलॉजी लगाएंगे, राइट। तो इस अनुसार भी इस न्यूज़ को भी अगर इससे कोरिलेट करोगे, चूँकि चीन डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, D10 का पार्ट चीन नहीं बन सकता है, इसलिए हम ब्रिटेन के इस सुझावों को अमल करते हुए चीन को बाहर किया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मानसून 1 जून को केरल तट पे दस्तक देगा। देखो मानसून ऐसे आता है, ये भारत है, देखो ऐसे है, यहाँ पे ऐसे भारत है मान लेते हैं, ये यहाँ से ऐसे आना शुरू होता है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से टकरा करके फिर इधर बिहार की तरफ, दिल्ली की तरफ मूव करता है, और यहाँ पे फिर आपको अरावली पर्वत श्रृंखला है जिसे टकरा करके फिर लौटता है, दिल्ली के क्षेत्र में वर्षा करता है और बिहार के क्षेत्रों में भी वर्षा करता है। तो मानसून का बेसिक कॉन्सेप्ट जाकर पढ़ लेना, आपके ज्योग्राफी के बुक में होगा, वो अधिक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसको भी पढ़ लेना, कुछ इम्पॉर्टेंट डाटा नहीं दिया हुआ। एडिटोरियल वो होता है जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डाटा दिया हो, साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट, मान लेते हैं कि अगर चिकित्सा के बारे में हमें बात करना है तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ उसको प्रूफ करना, साथ ही साथ कुछ पॉजिटिव, भारत की चिकित्सा में क्या क्या सकारात्मक हुआ। जैसे मान लो पोलियो पे हमने काबू कर लिया, जैसे हमने टीबी को बहुत हद तक काबू कर लिया, इसी तरह से कुष्ठ रोग में बहुत हद तक हम कामयाब हुए हैं। तो बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट हुए हैं चिकित्सा के सेक्टर में, और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट, अभी भी क्या क्या चीज़ बचा हुआ। तो इसके आधार पे अगर एडिटोरियल लिखा जाए तो वो काफ़ी अच्छा होता है, जिसमें इस तरह का कोई पार्ट यहाँ पे नहीं दिया हुआ। बहरहाल स्वास्थ्य सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो ले लूँगा। देखो एक बात आपको समझना होगा, क्वाड को लेकर के मुझे डिस्कस करना था, क्वाड को लेकर के मैं स्पेशल वीडियो आज या कल में अपलोड कर दूंगा। क्वाड में 4 देश हैं, एक देश आपको हो गया इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान, 4 देश हो गया। इंडिया USA रिलेशन मैंने डिटेल से डिस्कस किया था, आप लोगों में जो नहीं देखे वो जाकर के देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो इंडिया, USA और जापान,
ये तीनों देश के जो व्यापार होती है चीन के साथ, उसमें चीन को फायदा होता है, व्यापार चीन की तरफ झुका होता है। भारत और चीन का अगर व्यापार होता है तो चीन को प्रत्येक वर्ष फायदा होता है। अमेरिका और चीन का व्यापार होता है तो चीन को फायदा होता है। जापान और चीन का व्यापार होता है तो चीन को अधिक फायदा होता है। इसका मतलब है कि जैसे इंडिया और चीन का व्यापार होता है तो इंडिया से जो है निर्यात कम होता है, आयात अधिक होता है। और यही हाल यूएसए का है और यही हाल जापान का। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इससे अलग है। ऑस्ट्रेलिया और चीन का व्यापार जो होता है तो वो होता है ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में, यानी ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा फायदा होता है, राइट। यही कारण है कि जब पहली बार इसका विचार दिया गया था 2007 में, क्वाड का विचार दिया गया, तो उसके बाद 2013 में फिर जो है इससे अलग हो गया था ऑस्ट्रेलिया। चीन के दबाव में ऑस्ट्रेलिया इससे अलग हो गया था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का व्यापार अधिशेष है, ऑस्ट्रेलिया को फायदा होता है चीन से। जापान, भारत और यूएसए को चीन से कोई फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। अब देखो हुआ क्या है कि एक तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से ऑस्ट्रेलिया बाहर आ गया। ऑस्ट्रेलिया ने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो प्रोजेक्ट लिया हुआ था वो उसको बाहर कर दिया, चीन को बाहर कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। और चीन ने भी ऑस्ट्रेलिया के साथ सभी व्यापारिक समझौते पर रोक लगा दी। तो निश्चित तौर पर इससे क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। देखो क्वाड के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो क्वाड के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं कि हमें एक दूसरे का संतुलन बन के काम करना होगा। हमें एक दूसरे का जो है सप्लाई चेन विकसित करना होगा। मतलब ऑस्ट्रेलिया को जो ज़रूरत है वो क्वाड के अन्य देश उसको उपलब्ध करवा दें और क्वाड के अन्य देशों को जो ज़रूरत है वो ऑस्ट्रेलिया उसको उपलब्ध करवा दें। तो एक दूसरे की आवश्यकताओं को हमें पूर्ति करना होगा, चीन पे हमारी डिपेंडेंसी कम करना होगा, राइट। अब देखो यहाँ पे एक रिसर्च आया है, इस रिसर्च में कहा गया है कोरोना महामारी का आर्थिक इम्पैक्ट। देखो अजीम प्रेमचंद जी यूनिवर्सिटी का रिसर्च आया है और इस रिसर्च में कहा गया है कि भारत के 23 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से गरीब हुए हैं। कोरोना महामारी के कारण भारत के 23 करोड़ लोग गरीब हुए हैं। और उस रिपोर्ट को जो है, जो अजीम प्रेमचंद जी यूनिवर्सिटी का जो अध्ययन है उसमें अनूप सत्यापति रिपोर्ट को आधार बनाया गया। और इस रिपोर्ट में 372 रुपये प्रतिदिन मजदूरी के आधार पर रिपोर्ट को आकलन किया गया। यानी 23 करोड़ लोग वर्तमान में जो कोविड से पहले 375 रुपये से अधिक प्रत्येक दिन कमा रहे थे, अब 23 करोड़ लोग 375 रुपये से कम कमा रहे हैं, यानी ये लोग गरीब हुए हैं। दूसरी तरफ हमारे पास संयुक्त राष्ट्र संघ का रिपोर्ट है कि 15 करोड़ लोग विश्व में भूखमरी की कगार पे पहुंच गया। और एक और रिपोर्ट है इसी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का कि लॉकडाउन के दौरान 47% महिलाओं को नौकरी छोड़ना पड़ा। तो ये सब जब लिखोगे आप कि कोरोना का क्या आर्थिक इम्पैक्ट है, ये तीनों ही चारों जो पॉइंट है ये कोरोना का आर्थिक इम्पैक्ट है, इसको आर्थिक इम्पैक्ट से आप जोड़ सकते हैं। और लॉकडाउन के दौरान 47% महिलाओं को नौकरी चली गई, इसको सामाजिक इम्पैक्ट से भी आप जोड़ सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति खराब हुई है, राइट। तो इस तरह से जब आप डाटा के साथ कोट करके लिख सकते हैं कि अजीम प्रेमचंद जी यूनिवर्सिटी के अध्ययन के अनुसार 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गए हैं, तो मेंस में आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है। बाकी देखो कोरोना को अवसर कैसे बदला जाए इस पर भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था। पहले एडिटोरियल आया हुआ था कि कोरोना महामारी, देखो आइंस्टीन ने एक बहुत फेमस अवसर दिया, कोटेशन दिया। आइंस्टीन का फेमस कोटेशन है कि प्रत्येक महामारी अपने साथ जो है अवसर को लेकर आती है, राइट। तो उसी के रिगार्डिंग ये क्या क्या इसको अवसर में हम बदल सकते हैं उसको लेकर के डिटेल से डिस्कस किया था। अभी हम इस पर डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि कोरोना महामारी किस तरह से हमारे देश को आपदा को अवसर में बदल सकती है, इस पे पहले हमने डिस्कस कर चुका। इसको एक बार पढ़ सकते हैं, ये भी आईपीआर को लेकर के दिया हुआ। देखो इंटरेस्टिंग है, मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पे एक सख्त टिप्पणी किया था और मद्रास आयोग ने कहा था कि देश में जो कोरोना का संक्रमण फैला है उसको फैलाने के जिम्मेदार आप हैं। कोरोना का संक्रमण जो फैला है मद्रास में, चुनाव की आपने इजाज़त दिया है जिसके कारण मद्रास में
काफ़ी हद तक तमिलनाडु में काफ़ी हद तक फैला है कोरोना, और उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। इसलिए आप पे केस किया जाना चाहिए, और किसी को जान लेने का जो केस होता है, मौत का जो केस होता है, वो आप पे किया जाना चाहिए, मृत्युदंड आपको दिया जाना चाहिए, इस तरह का केस आप पे किया जाना चाहिए। तो ये काफ़ी सख्त टिप्पणी थी। इस टिप्पणी से नाराज़ थे चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने कहा था कि जिस समय में हमने इजाज़त दिया था उस समय में कोरोना की ख़राब कंडीशन नहीं थी, रैलियों की जब हम इजाज़त दिए थे उस समय में कोरोना की ख़राब कंडीशन नहीं थी, इसलिए ये टिप्पणी को वापस लेना चाहिए हाई कोर्ट को। तो चुनाव आयोग पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो टिप्पणी की है मद्रास हाई कोर्ट ने, ये टिप्पणी जो है आदेश का पार्ट नहीं रहेगा। इस तक टिप्पणी आप नहीं कर सकते हैं एक संवैधानिक बॉडी पे। इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं। इसको भी मैं क्वाड का जब डिस्कस मैं करूँगा सेपरेट वीडियो में, वहाँ पे मैं डिस्कस कर दूंगा कि किस तरह से फ्रांस जो है पार्टिसिपेट कर रहा है क्वाड के देशों के साथ। फ्रांस हाल फिलहाल में लाप्लाज नाम के एक एक्सरसाइज किया था हिंद महासागर में, और उसमें क्वाड के सभी देश शामिल हुए थे। तो फ्रांस अभी काफ़ी सशक्त भूमिका निभा रहा है, क्वाड के देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। और फ्रांस का इम्पोर्टेंट हमें समझना होगा। देखो यहाँ पे जो भारत है, इसके नीचे जब मैप देखोगे तो यहाँ पे रीयूनियन आइलैंड है। रीयूनियन आइलैंड जो है फ्रांस का उपनिवेश है। फ्रांस का बहुत सारा, विश्व में बहुत सारा द्वीप फ्रांस का द्वीप है। और विश्व का अगर आप देखोगे टाइम जोन सबसे अधिक किसका है, तो सबसे अधिक टाइम जोन जो है विश्व में वो है फ्रांस का। 11 या 12 टाइम जोन है फ्रांस का। विश्व में सबसे अधिक टाइम जोन है जो है वो फ्रांस का है, क्योंकि कई सारे विश्व में कई सारे द्वीप जो है फ्रांस का अपना द्वीप है। विश्व में कई सारे नेवल बेस फ्रांस ने बनाया। फ्रेंच गुयाना एक कंट्री की तरह है। अगर आप देखोगे दक्षिण अफ्रीकी देश है एक फ्रेंच गुयाना, वो देश पूरा का पूरा कॉलोनी है फ्रांस का, यानी फ्रांस का आधिपत्य है वहाँ पे। तो इसलिए फ्रांस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर में भी हमें अगर ज़रूरत है तो फ्रांस और अमेरिका दोनों की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों का नेवल बेस है हिंद महासागर में। अब देखो इसको लेकर के हमने डिस्कस किया था। देखो यूएई इजराइल के बीच में एक समझौता हुआ था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट समझौता था, जिसे कहा गया अब्राहम एकॉर्ड। अब्राहम समझौता हुआ था, ठीक है। उस समझौता कुछ अपना मापदंड था जिसमें हम डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उस समझौता के बाद क्या हुआ कि यूएई का कार्यालय खुला आपको इजराइल में, और इजराइल का कार्यालय खुला यूएई में। यूएई और इजराइल दोनों का संबंध भारत के साथ बहुत अच्छा, और यहाँ पे एक इजराइल की जो है एक संगठन है, ये संगठन का नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। भारत इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि यूएई, इजराइल और भारत तीनों के बीच में 2030 तक $110 बिलियन के संयुक्त कारोबार की संभावना है। यानी तीनों देश सहयोग के साथ मिलकर काम करें, समन्वय के साथ मिलकर काम करें तो $110 बिलियन के व्यापार तक पहुंच सकते हैं। निश्चित तौर पे एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत ही बड़ा रिसर्च है। इसको आप कभी भी पश्चिम एशिया की जो हमारी रणनीति है उसको लिखना है आपको, तो इसको कोट कर सकते हैं और इसे निश्चित तौर पे कोट कर लें। चलिए आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। निश्चित तौर पे इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।